अस्सलामुअलैकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं अमार कैसर और वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से इस खसूसी शो में मेरे साथ मौजूद है मिस जवेरिया कैस, हु इज़ एन इंटरनेशनल रियलिटी मेंटर फ्रॉम यूएसए। और उन 35 लोगों में ये शामिल हैं जो कि एशिया में इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। शी इज़ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट एंड करंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट यूसीबी। अस्सलामुअलैकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। वर्ल्ड वाटर डे यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक आलमी दिन है जो कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स और वाटर के रिसोर्सेज और उसकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है। मैम, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप वाटर डे को किस तरह से देखती हैं? मतलब जो वाटर साइकिल्स हैं, जो इकोसिस्टम है, वो किस तरह से डिटेरियोरेट हो रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं वाटर की तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम वाटर को जिस सेंसिबिलिटी से लेते हैं वो ये है कि एक तो ये उन सोर्सेज और रिसोर्सेज में आता है जो कि नेचुरल हैं, और जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज़ हमें मिल रही है तो अगली बात ये आती है कि क्या हम इसको मैनेज कर रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जब आप ये देखते हो कि डिटेरियोरेट हो रहे हैं या इनको कोई प्रॉब्लम में जा रहे हैं या इसका रीज़न क्या है, तो देखिए जब ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, या आप इसको किसी इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए यूज़ करोगे या आप घरों में यूज़ करोगे, लेकिन द वे यू पीपल आर मैनेजिंग हाउ टू यूज़ इट, फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों को, या जिसको कहते हैं कि वाटर को, जो उसका सैनिटेशन का जो चैलेंज है या उसको फ्रेश वाटर को यूज़ करने का चैलेंज है, उसको बड़े तरीके से सोच समझ के हमें चलना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि जी वाटर जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो वो ये है कि जब आप और हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो यकीनन वो जो आपने अभी बात की कि जी वेदर साइकिल्स जो हैं, तो यकीनन उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। अब वेदर कंडीशन तो 2-3 वजह से चेंज होगी। पहला, क्लाइमेट चेंज की वजह से, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तीसरा आपके जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यकीनन आपकी रेन साइकिल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे आना शुरू होंगे। वही बारिशें जो जुलाई में आती थी, अब वो बारिशें अगस्त में या एंड ऑफ अगस्त एंड स्टार्ट ऑफ सितंबर में स्टार्ट होती हैं। तो नॉर्मली मेंटली पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर हम जिस तरह आज बात कर रहे हैं, अगर हम पहले से ही जब इस तरह की जब मॉनसून का मौसम आने लगेगा तो हम उससे पहले अगर कोई प्रोग्राम करें और लोगों तक, जैसे आप मीडिया स्टडीज़ के चैनल से आज बात कर रहे हैं, टीवी प्रोडक्शन से, तो जब हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएं कि जी अब वो मॉनसून की बारिश जो कि जुलाई में आना थी अभी नहीं आ रही, वो हो सकता है अगले महीने के एंड में, और अगले महीने का एंड क्या है, अगस्त का एंड, सितंबर का स्टार्ट, तो वो मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अच्छा अब हमने इससे कोप अप कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि आपने अभी देखा होगा पिछले साल हमारे इतने फ्लड्स आए हैं। अब वो फ्लड्स जो था उसका रीज़न ये नहीं है कि बारिशें हुई और फ्लड आ गया। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम किसी चीज़ को पहले से बेवेयर कर रहे हैं कि जी ऐलान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रिकॉशन ले लो, लेकिन क्या हमने उन ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, जिनके माल मवेशी उनके पास हैं, जो अपने घरों में रह रहे हैं, क्या किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको दिखाई है कि जी आप उस एरिया में चले जाओ अगले 4 महीने के लिए, 6 महीनों के लिए, उनको कुछ वहाँ नज़र आएगा तो ही वो उधर जाएंगे, वरना वो तो उस जगह को छोड़ कर नहीं जाएंगे। और यकीनन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ, एक चीज़ है जो साथ ही आपके सवाल में जवाब देते हुए मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया है और हम अब रिहेबिलिटेशन के कामों की तरफ जा रहे हैं, तो अब जो हम रिहेबिलिटेट करें उसको टेम्पररी बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे ना करें। उसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे करें, उसको हम पहले मैनेज करें, उसको हम प्लान करें, और इस तरह की अब वो घर या वो सोसाइटी या वो सड़कें बनाई जाएं कि फिर दोबारा डैमेज ना हो सके। ठीक है। और इस साल को अगर आप देखो तो आपने देखा होगा कि इस साल का एक स्पेसिफिक थीम है जिसमें कहा गया है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो वो इंडिविजुअल भी है और वो कलेक्टिव भी है। ठीक है। सो मैम, पानी की जो सतह है वो दिन ब दिन इस दुनिया में कम होती जा रही है। अगले 10 सालों में आप इसको कहाँ पे देख रही हैं? देखिए, अब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि सी लेवल कम हो रहा है जी, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं एज अ एनवायरमेंटलिस्ट कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम
या इरिगेट नहीं उसको हम सही तरीके से कर पा रहे हैं, या हम रेजरवायर्स बना के नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या हम जो बारिश का पानी है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका सी लेवल इंक्रीज करने का बायस बनेगा, जो फिर फ्लड की सूरत में आएगा। ओके। तो एक तो इसको इस सेंसिबिलिटी से देखने की जरूरत है। तो फोकस जो है वो हमारा ये होना चाहिए कि ये जो पोल्यूशन की वजह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है मैं थोड़ा सा साथ बताती चलूं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि अर्थ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमेशा से रही है और रहती है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपकी क्लाइमेट चेंज आएगी। तो वो जो शिफ्ट्स इन वेदर आती हैं वो आपकी इन सारी चीज़ों की तरफ आपको लेकर चलती हैं। ओके। सो मैम, ग्राउंड वाटर का जो इनिशिएटिव है जिसमें आप लोग चाहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सस्टेन करें, तो उसमें आप क्या कहती हैं कि जो ह्यूमन नेग्लिजेंस है वो किस तरह से इसको इफ़ेक्ट कर रही है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ओके। जब आप ग्राउंड वाटर की बात करते हो तो पहली बात तो ये है कि हमें एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम अपनी हुकूमत से अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सिटीजन कैन आस्क कि हमें फ्रेश वाटर दिया जाए। बिल्कुल। नंबर 2, वो फ्रेश वाटर के साथ साथ जो हमारे घर से वाटर ड्रेन हो रहा है या जो सैनिटरी में जा रहा है, यानी कि जो एज अ ड्रेन वाटर जा रहा है, उस वाटर को भी मैनेज किया जाना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। अब इंडस्ट्री में भी पानी यूज होता है, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर फोकस हमारा जो होता है, जब हम एज एनवायरमेंटलिस्ट बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी आप अपने पानी, मतलब घरों में अपने पानी को मैनेज करें। वो तो बहुत कम परसेंटेज है जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। अब इंडस्ट्री से जब वो पानी यूटिलाइज होने के बाद आप कह लो कि हैजार्डियस वेस्ट की शक्ल में, केमिकल वेस्ट की शक्ल में जब वो बाहर निकलता है तो वो खालों में, दरियाओं में, नहरों में जब जा रहा है तो आपका और हमारा वो जो फ्रेश वाटर कॉन्सेप्ट है वो खराब हो रहा है। बिल्कुल। एक तो उसको उनको ट्रीट करना चाहिए। तो एक तो इंडस्ट्री जो लग रही है, ये जो नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, जबकि ये लोग जब कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री स्टार्ट करने लगते हैं तो ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है पाकिस्तान का, इसको पीपा कहते हैं 1997, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले अपना एनवायरमेंटल असेसमेंट करवाते हैं कि हाउ मच वी वुड पोल्यूट। जरूरी नहीं है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़ अच्छा काम हो रहा है तो उसके ऑपोजिट कोई पोल्यूशन ना हो रही हो, तो वो उसको, उस पोल्यूशन को कैसे उस ऑल्टरनेट वे से उसको कम करेंगे। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो गई है कि हर इंडस्ट्री जो है वो अपने पास ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाती है। अब अगर कोई 100% प्लांट ट्रीट कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। ये सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आपका आ जाता है कि जी वेस्ट भी जीरो हो गया, केमिकल वेस्ट भी जीरो हो गया और आपकी सर्कुलर इकोनॉमी। सो व्हाटसएवर यू आर प्रोड्यूसिंग, you are getting the gain or the profit, on the other side there is no waste। okay। ठीक है। तो एक तो वो ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप स्लाइटली उसको ट्रीट करते हो, 75% हो सकता है, 50% हो सकता है, 25% हो सकता है, बट करना जरूरी है। सिर्फ उस टाइम लाइसेंस लेके और फिर बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने बता दिया। हाँ, अब सपोज एक इंडस्ट्री है वो कहती है कि जी अच्छा जी पोल्यूट तो हो रहा है, हम उसको ट्रीट भी कर रहे हैं, बट फिर भी हमें लगता है कि शायद हम थोड़ा सा इस सेंस में हम थोड़ा सा नेगेटिविटी में जा रहे हैं। तो दुनिया में हमने कॉन्सेप्ट, आप देखो सारी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी आप उसके ऑल्टरनेट फिजा को या आपकी हवा को या आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको आप मिटिगेट, उसकी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मिटिगेट कैसे करते हो, तो वो कहते हैं जी पौधे लगाएं। बिल्कुल। तो पौधे लगवाएं। वो कहते हैं कि जी आप जो है वो ग्राउंड वाटर, जिसको आपने ग्राउंड वाटर कहा, आते आते मैं ग्राउंड वाटर तक आ गई हूँ कि जी जो आपका पानी आता है इसका बारिश का, उसमें एक तो बेटा 2-3 चीजें हैं कि जिसमें एक तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देने लगूँ, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और जब बना था तो सबसे पहले इसमें पिट्स बनाई गई। वो पिट्स ये करती हैं कि जब पानी जमीन पे आता है, बारिश का पानी, तो उन पिट्स में जाता है और उनसे जाके वो ग्राउंड वाटर में वो उसमें
जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। True. दूसरा है जैसा कि हम जिस इस बिल्डिंग में बैठे हैं, अब हमारे पास यूसीपी की 3 बिल्डिंग्स तो वो हैं जो एकेडेमिया से रिलेटेड है, हमारी क्लासेस हो रही हैं। 2-3 बिल्डिंग्स वो हैं जिसमें हमारे और ब्लॉक्स हैं, हमारी जिसको कहते हैं हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। लेकिन जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग में नीचे वाटर टैंक्स हैं। Okay. और ये वो वाटर टैंक्स हैं जो रेन वाटर को जो है वो जिसको कहते हैं कि इकट्ठा करते हैं। Okay. और ये जो बाहर आप निकलते हो तो जो हमारा बाहर आपको जो ग्रीनरी नजर आ रही है, ये उसको वाटरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। Okay. सो ये जो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई जंगल उग रहा है, बट जो प्लांटेशन पर्पसेस हैं, जिसमें आपका ग्रीन बेल्ट हो जाती है, जिसमें आपके छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, जिसमें उन सबको उससे पानी दिया जाता है। कोशिशें तो हम और आप भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यही बातें बाकी इंडस्ट्री, बाकी इंस्टीट्यूशंस और बाकी अगर घरों में भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो आज से जो कुछ साल बाद जो प्रॉब्लम नजर आएगी वो क्यों ना किसी हद तक हम उसको मिटिगेट कर लें। तो ये हो सकता है, दिस इज व्हाट हाउ यू आर ट्रीटिंग विद द ग्राउंड वाटर। सो मैम वही बात है ना कि इंडिविजुअल लेवल पे सबको जो है वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, सस्टेनेबिलिटी के जो गोल्स हैं उसमें पाकिस्तान में किसी सेक्टर में काम हो रहे हैं, और अगर हो रहे तो किस हद तक हो रहे हैं? देखिए, जब आप यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हो तो इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है एजेंडा 2030। ओके। सो हम आज 2023 में बैठे हैं और 2030 तक ये गोल्स अचीव होना है, तो दिस इज द लास्ट डेकेड। ओके। सो आखिरी अशरा है जिसमें आपने और हमने इन चैलेंजेस को फेस करना है, हमने इसके ऑल्टरनेट सोचने हैं और फिर इसको हमने बताना है। मतलब हमारी प्लेज है कि जी हम अपना जो वेस्ट है वो हम 2029 तक जो है वो नेट जीरो पे ले आएंगे। ठीक है। तो जब प्लेज ले ली तो हमें उसके लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब हम काम कर रहे होंगे तो हम जब उस प्लेज को हम अचीव कर जाएंगे तो इसका मतलब है नाउ वी आर सस्टेनिंग। ओके। ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो आप अगर यूसीपी में देखो तो यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, क्योंकि ये पहला इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जिसने 2018 में अपने पास एक नया डिपार्टमेंट ऑफिस एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है ऑफिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और मैं उसको 2018 से ही हेड कर रही हूँ। आई एम डायरेक्टर टू दिस डिपार्टमेंट। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि हमने बना लिया, यूसीपी ने उसमें हर मुमकिन कोशिश की कि सभी फैकल्टीज, सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसेज और हमारे जितनी भी पॉपुलेशन जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो गार्ड्स हैं, वो ऑफिस बॉयज़ हैं, वो जो इवन हमारा एमबीएम है, हमारे स्वीपर्स हैं, वो सारे लोग उन चीज़ों को जहाँ तक मुमकिन होता है वो चीज़ें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आज इस स्टूडियो में बैठे हैं तो ये जो हमारे पीछे प्लांट्स हैं, ये जो हमारे सामने प्लांट है, ये भी तो रियल प्लांट्स हैं। बिल्कुल। तो ये प्लास्टिक प्लांट भी हो सकता था, लेकिन क्यों? बिकॉज हमने ये समझा कि हमें इंडोर प्लांट्स की ज़रूरत है और वही प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो मिटिगेट करेगा उसके बैड इफेक्ट्स को। ठीक है। फिर यूसीपी के इसी प्लेटफॉर्म से हमने जब अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की तो मीडिया स्टडीज़ ने जो इनिशिएटिव लिया, जो मीडिया स्टडी हमारा FM 92.6 है, यूसीपी की दुनिया रेडियो और आपका टीवी प्रोडक्शन, इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थ्रू दीज प्रोग्राम्स। तो आप खुद देखो कि किस तरह लोकल कम्युनिटी तक, जिसको आप कहते हैं सिविक एंगेजमेंट की तरफ भी हम जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं। मीडिया स्टडीज के कितने ही प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं या मेरे पास इंटरव्यूज के लिए आए हैं कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि प्लांटेशन कैसे करनी चाहिए, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जी वाटर को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम रीयूजेबल या रिसाइकलिंग की तरफ कैसे जाना चाहिए। फिर हमारे पास VIS का डिपार्टमेंट है, वॉलंटियर इन सर्विस। अब वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि जी आप जाइए सोसाइटी में, वहाँ किसी NGO के साथ मिलकर काम करें या खुद से कोई इनिशिएटिव लें, चाहे आप अपने इलाके में जाके इनिशिएटिव लें। उस चीज को आप इस तरह से जाके लिंक करें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा बने। अब एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंटरलिंक तो सारे हैं, बिल्कुल, लेकिन जैसे हम आज बात कर रहे हैं या हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली लिंक करता है गोल 6 से, जो कि वाटर एंड सैनिटेशन है, फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं, और ये लिंक करता है गोल 13 से, विच इज कॉल्ड क्लाइमेट एक्शन। और क्लाइमेट एक्शन क्या है?
वो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को आप में से बैठे हुए हमारे स्टूडेंट्स लेटर टू एडिटर लिखेंगे, बहुत सारे लोग जो इधर बैठे हैं जो हमें सुन रहे हैं वो जो है वो न्यूज़पेपर में, इट कैन बी ई न्यूज़पेपर और इट कैन बी प्रिंट मीडिया, वो उसमें एक सोशल आर्टिकल लिख देंगे, तो क्यों ना ये बात बाहर जाएगी, क्यों ना हमारे सुनने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आज वो घर में डोमेस्टिक वर्कर जो बैठा है वो भी सुन रहा होगा, तो वो भी कोशिश करेगा वो जो टैप उसने खोली हुई है बर्तन धोने के लिए वो जरा वो थोड़ी सी कम यूज करे। उसके लिए छोटे छोटे फ्यूसेट्स मिल जाते हैं, आप स्प्रिंकलिंग वाटर का कॉन्सेप्ट को आप ले आते हैं, आप टैप्स के आगे आप देखें हमारे पास यूसीपी में हमारी वजू करने की जो जगह है मस्जिद के पास, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो टैप्स हैं उसमें छोटे छोटे से वो जिसको कहते हैं इक्विपमेंट लगा दिया गया है जिससे वाटर जरा स्प्रिंकल होकर निकलता है। तो हमने तो हर तरीके से कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों को जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। वो जो इको फ्रेंडली की बात करते हैं वो आप लोगों के इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग ले रहे हैं, हम तो आपको गाइड करते हैं, आप उस पर अमल पैरा होते हो और वो चीज नजर आती है, वो जो नजर आती है तो दैट इज द इम्पैक्ट। तो यूसीपी का इम्पैक्ट नजर आ रहा है ना कि कितने लोग, कितने हजारों स्टूडेंट्स उस पर काम कर रहे हैं। तो जब आप ये देखो कि हम बात करते हैं एक तरफ फ्रेश वाटर की जो हमारी नीड है और दूसरी तरफ हम बात करते हैं ड्रेनेज वाटर की जिसको, तो दोनों को अगर आप देखो तो दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। इवन वी आर यूजिंग द फ्रेश वाटर, ठीक है, और इवन वी आर सेंडिंग और थ्रोइंग दिस ड्रेन वाटर बट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा बेहतरीन तरीका कोई नहीं होगा कि वो इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली भी और गवर्नमेंटल लेवल पे भी हम इन चीजों को फॉलो करें। और गवर्नमेंट को अगर आप देखो तो जो हमारा पाकिस्तान का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी ये ट्रीटमेंट के वेज, उसमें भी इन चीजों की जिसको कहते हैं पेनल्टीज, अगर कोई इसको नहीं बात को मान रहा तो वो सारी चीजें दी हुई हैं। बात सिर्फ इन्फोर्समेंट की है, बात सिर्फ अपने, मेरे, आपके और सुनने वालों के और देखने वालों के दिल की बात है कि क्या वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझते हैं, और अगर समझते हैं तो वो ये सब करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है मैम। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का एक नैरेटिव है बेटर वाटर बेटर जॉब्स जी, उसमें ये होता है कि कॉमन सी बात है कि जब तक एक इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो उसको खुद फेस नहीं करता, उसको आइडिया नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से कैंपेन्स अपनी डिज़ाइन कर रहे हैं कि लोगों की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो हो सके? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जब हमने कहा ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तो इंटरनेशनल लेवल हो गया, दूसरी हमने बात की तो वो हो गया हमारे पास नेशनल लेवल जो हमारा कम्युनिटी लेवल। जी जी। मुझे एक, लेट मी रीफ्रेज इट, जब आप और हम फ्लैट सिस्टम के कॉन्सेप्ट में जाते हैं जी जी, तो हमारे पास पानी का इतना प्रेशर होगा उस टैंक में कि वो आपको 14th 13th 20th फ्लोर तक वो जाएगा। बिल्कुल। जब पानी नहीं होगा तो क्या वो वहां जाएगा? no. नहीं जा सकता। वही बात है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो वो वहां से वापस आएगा, तरीके से आएगा। अगर गली मोहल्लों में आप ये सोसाइटियां जो डेवलप हो गई उसको छोड़ दें, तो गली मोहल्लों में अगर आपके पास 1 कनाल का घर है, मेरे पास 7 मरले का घर है, मेरे साथ वाले के पास 5 मरले का घर है, किसी के पास 2 कनाल का घर है। अब मैंने ये लफ्ज क्यों बोले हैं, मैयर्स क्यों बोली हैं, लेकिन हम में से जिसका घर छोटा है वो भी सड़क के ऊपर ही बना रहा है ड्रेनेज का सिस्टम, गटर वगैरह, और जिसका घर 2 कनाल पे है वो भी वहीं बना रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट वी आर डूइंग। कल को अगर ये कैंपेन चली कोई कि जी सब कुछ ठीक करना है, अब मैं नहीं कहती कि कब चलनी है, तो उन्होंने जब आपकी सड़कों को बराबर करना है, 2-2 फुट ऊपर करना है, तो आप खुद सोचो कि वाटर वापस आना है या उधर को जाना है, प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल। वो दोबारा उस चीज को आप खोदेंगे, तो पहले से ही उसको क्यों नहीं सोच समझ के किया जाता? प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात है, जहां बात हम करते हैं जॉब्स की, तो जब आप और मैं किसी भी चीज को देखें, जब उसको प्लान किया जाता है, जब उस पर अमल पैरा हुआ जाता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी स्टार्ट होती है, तो यकीनन जॉब्स तो वैसे ही क्रिएट होती हैं। आप डैम बनाने लग जाएं, आप इसी तरह के 2 प्रोग्राम करने लग जाएं, 15 स्टूडेंट कम्युनिटी में जाके बात करने लग जाएं, 20 लोग जो है जाकर रिसर्च पेपर लिखने लग जाएं, तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यू आर ऑल प्रोडक्टिव, और आप कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जंगलात जो हैं वो दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं,
और इसकी इरिगेशन के प्रोसेस में ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिमांड करती हैं कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसको भी मैं दो तीन तरीक़ों से अलग करने लगी हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर वो आपके डेजर्ट का इलाका है, ठीक है। अब पाकिस्तान को अगर देखो ना, तो जब भी मैं तो जब बात करती हूँ तो जैसे दिल खुश होकर बात करने को दिल चाहता है कि पाकिस्तान में डेजर्ट भी है, पाकिस्तान पे माउंटेन एरिया भी है, पाकिस्तान में आपके पास थल का इलाका भी है, पाकिस्तान में आपके पास जो है वो बड़ा खूबसूरत अर्बन स्मार्ट सिस्टम्स भी हैं, और आपके पास हर तरह का मौसम भी है। यस। अब बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट वे में हमने दरख्त लगाने हैं या प्लांटेशन करनी है, छोटे प्लांट लगाने हैं या हमने बड़े दरख्त लगाने हैं, तो अगर हम वो डेजर्ट में लगाएंगे तो क्या वो चलेंगे? कभी नहीं चलेंगे। कभी भी नहीं। तो वहाँ क्या चलेगा? कैक्टस चलेगा, ऐसा पौधा चलेगा जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हमने वो चीज़ आम इलाकों में करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या, जैसे हम यूसीपी के अंदर बैठे हैं तो आप देखो कि हमारी जो हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के नीचे हमारी बेसमेंट है। तो अब हम यहाँ पे बड़ा दरख्त नहीं लगा सकते, तो वो कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ हम ऐसा प्लांट लगाएंगे जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा नीचे फैली हुई नहीं होंगी। हम ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो इंडोर प्लांट्स भी होंगे, जो हमारी गैलरियों में भी नजर आएंगे, जो हमारे ऑफिस में भी नजर आएंगे, जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट भी हासिल होगा और आपको ऑक्सीजन भी आ रही होगी। ठीक है। जो बाहर आप जाओगे तो वहां पे एक अच्छे छोटे ऐसे वाले दरख्त लगेंगे जो कि एक स्पेसिफिक जिसको कहते हैं हाइट तक जाएंगे और नीचे भी बहुत ज्यादा। अब बात यह है तीसरी तरफ कि आपको और हमें ये दरख्त जो कि आप और मैं आज कह रहे हैं कि जी वाटर को भी कंट्रोल करें, बिल्कुल, यूसेज भी उसका सही हो जाए, फ्लड्स भी ना आए और दरख्त भी लगे, तो ये जो नालों खालों के साइडों पे लगाते हैं वो दरख्त लगाने चाहिए। वो जो सड़कों के गिर्द जगह पड़ी है उनके गिर्द लगाने चाहिए। वो जो आपके और हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां भी दरख्त लगने चाहिए, क्योंकि वो सॉइल को पकड़ लेते हैं, और जब वो सॉइल को उसकी जड़ पकड़ती है तो जब पानी आता है तो वो आपकी ना मिट्टी हटने देता है ना आपका घर टूटने देता है। तो वहां फिर सिर्फ दैट इज जस्ट द चॉइस ऑफ अ पर्सन कि विच टाइप ऑफ प्लांट और अ ट्री यू पीपल आर प्लांटिंग एंड वेयर यू आर प्लांटिंग इट। आप समझ रहे हो ना कि अगर वहां हम छोटे पौधे लगा दें तो उन्होंने वैसे ही 2 दफा पाइप का पानी मारो तो निकल जाएगा। लेकिन जब आप वहां वो वाला पौधा लगाओगे जिसकी जड़ है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके प्रोग्राम की वजह से लोगों को बताती चलूं। बहुत सारे लोग ये दिल में सोचते हैं कि जी हम फलदार दरख्त लगाते हैं। ठीक है, आप जरूर लगाएं, लेकिन ये जरूर सोच लें कि फलदार दरख्त वहां लगता है जहां वाफर पानी होगा। यस। अगर आपने फलदार दरख्त वहां लगा दिए जहां वाफर मकदार में पानी नहीं है तो वो दरख्त लगाने का फायदा नहीं है। तो थोड़ा ये भी सोचें कि कौन सा वाला दरख्त कहाँ लगेगा, और अगर हम इंशाल्लाह आगे हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे कि कहाँ क्या लगना चाहिए। ठीक है मैम। लेकिन आपके प्रोग्राम से एक दरख्त लगवाते जाती हूँ, वो ये है कि आप लोग अपने घर में सिट्रस का पौधा ज़रूर लगाएं। वो ऑरेंज हो सकता है, वो लेमन हो सकता है, उसके अलावा नीम या द्रेक का दरख्त ज़रूर लगाएं। ये वो 4-5 पौधे हैं जो अगर आपके दरख्त आपके घर में है तो आपके एरिया में रहने वाले आपके इर्द गिर्द 1.5-2 मील तक जितने भी घर हैं वहाँ किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आज के शो का कंक्लूजन यही है कि पानी एक नेमत है, इसे अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।